हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज जो वीडियो है तो वो वीडियो रहेगा आपका एम्स पीएचडी एंट्रेंस स्टेज 1 के सैम्पल पेपर्स रहेंगे और जो भी आंसर्स एंड क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो ये आपको क्वेश्चन पेपर ये दिख रहा है जो अभी आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये टोटल सेट 30 का है। ठीक है, वो उस हिसाब से बने हुए हैं जिस हिसाब से कि आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, जैसा कि मान चलो कि अगर आप 30 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो पीएचडी एग्जाम में, तो वैसे ही ये आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब बायोस्टैट से भी क्वेश्चन होंगे, मैथ से भी होगा, रीजनिंग वगैरह भी होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे। तो सेम पैटर्न सेम रहेगा। बस ये है कि जो मॉक टेस्ट हमारी चैनल आपको कराती है, तो उसमें क्या था कि 2024 वाला जो हमने करवाया था, जो 2025 जनवरी सेशन के लिए कराया था, तो वो पेड था। तो उसको हमने क्या किया, अभी फ्री के लिए ये लाइव सेशन यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें गाइज हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसमें क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या आने के चांसेस हैं, या इस बार वाले जनवरी 2026 वाले सेशन जो अभी एग्ज़ाम होने वाली है तो उसमें कैसे डिफरेंट तरीके से उसको पूछ सकते हैं, वो सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बिना वक्त ज़ाहिर किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आईसीसी T20 फाइनल्स जो 2024 में हुआ था वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब मान चलो कि अभी जो आपको रिसेंटली मैच हुए हैं, जैसे कि लगा लो कि अभी वुमेन क्रिकेट टीम का फाइनल वर्ल्ड कप हुआ, वो जीत के आए, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आपको ऐसे बन सकते हैं। तो ये आपको एक मैं लेआउट दे रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फॉर्मेट बेसिकली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर फॉर द प्लेयर ऑफ द मैच एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो इसमें से आपको गाइस टिक करना है। देखो, ये क्वेश्चन चलेंगे आपको 30। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और अपने आप को एसेस करो। ठीक है, एसेस करने का मतलब कि पहले आप आंसर कर दो, मैं आपको आंसर तो लास्ट में बताऊंगा डिस्कस करने के बाद में। तो आपका ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी हो जाएगा। जो आप पेड वर्जन देते हो तो पेड वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इस पर आने वाला है नहीं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करते हुए और साथ में अपने आपको एसेस करते हुए चल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से आप टिक करो। तो पहला है जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या एंड रोहित शर्मा। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है, कुछ लोगों ने आंसर सही देने स्टार्ट कर दिए हैं मान के चलो, तो वो है बी। ठीक है, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह। तो ये थोड़ा सा आपको रेट्रोस्पेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जो कि पुराना हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल, ये तो साइंस टेक का है, तो इन द सेल आर चीफली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, एम्स में क्या होता है कि जब आप स्टेज 1 में जाते हो तो वहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी मिल सकते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं। साइंस टेक के क्वेश्चन होंगे तो बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि मान जो कहीं देखा होगा आपने कि बैकग्राउंड उन्होंने लिखा हुआ है बायो इंजीनियरिंग, ठीक है, या न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, तो वो अगर क्राइटेरिया आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है तो उनको वो करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी उसमें डालते हैं। तो इसका आंसर है ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियोलस से कोई मतलब नहीं है आपका सिंथेसिस ऑफ लिपिड का। गोल्गी बॉडी जो पैकिंग का काम करती है, पिरोक्सिसोम जहाँ पे ग्लाइकोलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका ए होगा इसका आंसर। जो नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सर्व फॉर द जुडिशरी फॉर ओनली 3 मंथ्स। देखो, ये क्वेश्चन आपको बताया था 2025 जनवरी सेशन के लिए था, तो उस हिसाब से बनाया है। तो अभी आपको पूछ सकते हैं, जैसे अभी करंट कौन है, तो अभी आपको पता है कि नए जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे। तो अभी अगर इस रिस्पेक्टिव में आपको पूछा जाए तो अभी जस्टिस बी आर गवई होंगे। ठीक है, जिन्होंने 3 मंथ्स के लिए सर्व किया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जब डी वाई चंद्रचूड़ थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब उस समय में क्या था, तो जस्टिस यू ललित थे। तो अभी इस रिस्पेक्टिव में आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, तो जस्टिस यू ललित। तो अभी एक क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए, अभी आपको जाके देखना है कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो कौन है। इतना हिंट दे देता हूँ, वो हरियाणा से हैं। ठीक है, तो उनको आप जाके अभी सर्च करेंगे, उनका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं जनवरी 2026 वाले सेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर आपको बता दिया, बी है। ठीक है, इसका आंसर ए था, उससे पहले वाले का बी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अबंडेंट अमीनो एसिड। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ऐसे क्वेश्चन आप तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, सीरीन, मिथियोनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। तो बहुत इजी है। देखो, अगर जो CSIR वगैरह के प्रिपरेशन में लगे होंगे उनको पता होगा। तो इसका आंसर होगा डी, ट्रिप्टोफान। स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कोई आप घुमा फिरा के नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक विच ऑफ द टेस्ट बेसिकली इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ
इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं इसको, तो इसमें से कौन सा है? तो वन वे एनोवा हो गया, पेयर टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टू सैंपल टी टेस्ट हो गया। ठीक है, टी टेस्ट दो तरह के होते हैं, जहाँ फॉलोअप्स की बात होती है, कंपैरिजन फॉलोअप्स के करने होते हैं, वहाँ पे टू सैंपल टी टेस्ट लगता है डिफरेंट ग्रुप्स में बेसिकली। ठीक है, तो वन वे एनोवा हो गया, पेयर टी टेस्ट हो गया, जहाँ पे बस एक ही आपको आर्म में टेस्ट लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो काई स्क्वायर टेस्ट है, जो कि ओनली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें, और वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स ऑपोजिट? देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ऑपोजिट साइड ऑफ द लूडो डाइस, जो लूडो डाइस होता है उसके ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है, उस पर डॉट्स जो बने होते हैं, बेसिकली उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 10, 9, 8, 7, तो आंसर हो जाएगा इसका 7। एकदम डायरेक्ट है, इसमें कोई फैक्ट, कोई जस्टिफिकेशन इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? देखो ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स के कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे, लेकिन वही है कि अगर आप रेगुलर न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा चैनल हम फॉलो करें करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए देखो ऐसा नहीं है कि आप एक कोई भी लेक्चर पढ़ लो उसमें आपका काम हो जाए। कुछ मैराथन वीडियोज़ होती है, जो स्टडी लवर वीर वगैरह हैं, तो वो बनाते हैं, तो उसके आप जो है पूरे मंथ का करंट अफेयर्स होता है 6-7 आवर्स का, वो आप रिकमेंड मैं आपको कर सकता हूँ, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। और वो बहुत इजी लैंग्वेज में बात करते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो उसको आप जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसको कभी कभी फॉलो करता हूँ, कभी क्या मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पर आप जाके ये सारे क्वेश्चंस आपको कम से कम ये लगा लो कि आपका 50 to 60% वहाँ से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके अलावा बाकी जो है आप 1-2 वीडियोस वगैरह देख लोगे मंथली करंट अफेयर्स, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल के आपको देखने ही हैं, और देखने हैं इन द सेंस कि वहाँ आपको फैक्ट, देखो लिखने की बात तो है नहीं, ये तो लिखने वाला एग्जाम है नहीं, लेकिन आपको जो वहाँ पे करंट अफेयर्स, जो पर्सन इन न्यूज़ आपको टाइप मिलते हैं वो आप नोट कर लो, कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो नोट कर लो। पर्सन इन न्यूज़ तो आप नोट कर ही लो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको पर्सन इन न्यूज़ से मिल जाएंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा? तो ये सब जानते हैं, राहुल गांधी है। बाकी सब तो है ना अलग अलग पार्टीज़ के हैं, बट वो है नहीं, जैसे अमित शाह हो गए, वो तो हमारे बीजेपी के ही हैं मान के चलो, है ना, जो रनिंग गवर्नमेंट है उन्हीं के, तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो नहीं सकते, हमारे इन द सेंस की जो अभी चल रहे हैं उनके हैं। तो राहुल गांधी हो गए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कैन बी मेड वाइल मिक्सिंग रेड एंड ग्रीन? देखो मिक्सिंग टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, कलर मिक्स कर दिए तो कौन सा हो गया। ठीक है, प्राइमरी कलर कौन से हैं, कभी अगर कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो कौन सा कलर दिखेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, स्कैटरिंग टाइप के, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसको आपको देखने हैं। तो इसमें जो मेन आपका है, जैसे क्लोरोफिल वगैरह है तो उसका कलर जो होता है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, वो क्लोरोफिल है उसका कलर अगर है तो ये कलर क्यों है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका बस वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा आप जो है कॉन्टेक्स्ट जानोगे तो हो जाएगा। इसमें क्या देखो, रेड एंड ग्रीन, तो इक्वल प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, अगर वहाँ पे प्रोपोर्शन अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ए है इसका सयान, दूसरा है आपका येलो, एंड सी है आपका ब्लू, एंड डी है आपका वाइट। तो इसका आंसर है बी, वाइट तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ लोग समझ गए होंगे क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी नंबर जो है येलो आपका होगा, कि रेड और ग्रीन को मिलाओगे तो येलो हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको लग भी सकता है फिजिबल है ऐसा, है ना। हेल्थ इज कैप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? SDG अगर आपको नहीं पता है, साइंस स्टूडेंट हो तो घबराना नहीं है, लेकिन जाके आपको SDG कम से कम स्टार्टिंग के 4-5 तो आपको देखने ही है। SDG 1, 2, 3, 4, 5। SDG 1 है जो आपका नो पॉवर्टी हो गया, SDG 2 है, SDG 3 है, 3 जो है वो आपका हेल्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। SDG 4 है तो आपका हो जाएगा वो जो है एजुकेशन। SDG 4 जो है वो हो जाएगा आपका जेंडर इक्वलिटी। तो ये 5 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, तो ये 5 आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, इसमें 3.12 गोल्स भी होते हैं, वो नहीं पूछते। तो आपको ये जनरली यही पूछेंगे कि जो है 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से आप टिक कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको क्या, पी, जो कि है 3। कॉन्सोर्ट चेकलिस्ट, चेकलिस्ट सबने भरा होगा, अगर आपने पेपर पब्लिश किया है कभी तो चेकलिस्ट आप भरते होंगे, है ना। तो ये चेकलिस्ट जो है वॉज डेवलप फॉर मेंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ स्टैंडर्ड, है ना। तो ये सारी स्टडीज़ दिए हैं, तो कॉन्सोर्ट चेकलिस्ट जो है वो कौन से स्टडी को के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फिल करते हैं, ये बताना है। तो देखो इसमें बहुत सारे प्रिज्मा होते हैं, सबको पता है कि वो रिव्यू वगैरह अगर आप लिख रहे हो, रिव्यू तो सबने लिखा होगा मास्टर्स वगैरह में या PhD अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में काम करते हो लिखे होंगे। तो वहाँ पे हम प्रिज्मा फॉलो करते हैं। कॉन्सोर्ट हो गया, स्ट्रोब होता है, STROB, स्ट्रोब भी हम केस स्टडीज़ के लिए करते हैं, केस कंट्रोल स्टडीज़ के लिए करते हैं। ठीक है,
और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ बेसिकली के लिए करते हैं। जो कॉन्सॉर्ट है ये आपका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो मेटा एनालिसिस हो गया, तो उसके लिए हम कौन सा करते हैं, प्रिज्मा करते हैं। केस रिपोर्ट्स हो गया, तो उसके कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ हो गया, तो वहाँ पर हम स्ट्रोब को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 तो आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको नाम बताए हैं। तो ये डिस्कशन सेशन का ये फ़ायदा है कि आपको बैकग्राउंड में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जा रहे हैं ना। तो हेलसिंकी डिक्लेरेशन, तो इसका आंसर हो गया था आपको बी। हेलसिंकी डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एनिमल एथिक्स इन रिसर्च तो कभी हो नहीं सकता। एथिक्स, क्योंकि उसके लिए CPCEA है जो आपको रेगुलेट करती है। एथिक्स रिलेटेड टू पैथोजेंस, तो इसके लिए भी अलग से सेफ्टी गाइडलाइंस हैं। तो ह्यूमन एथिक्स इन रिसर्च, जो आपका ये इसका आंसर है वो है ए, ह्यूमन एथिक्स इन रिसर्च। अगर आपने कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है, अगर आपने एसेस कर रहे हो, तो मैं इसलिए आपको A, B, C भी बताए जा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली इसमें से बहुत सारे आपको जो मैंने किया ना, ये लगा कि 20 to 30% क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे इसमें। अप टू 50% लगा लो, इतना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा इसमें, ठीक है। तो गाइज जो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन है वॉज स्टार्ट इन विच ईयर, तो 1901 1901 में स्टार्ट हुआ था। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसके 125 ईयर्स हो जाएंगे, 125 साल, अब नहीं भूलोगे, 125 और 126, तो 125 साल हो गए इसके। वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेट, देखो ये जो आपको डेज वगैरह पूछते हैं ये तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय है नहीं। 7 अप्रैल है, 4 फरवरी है, 28 सितंबर है, 17 अप्रैल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, ठीक है। तो अभी आने वाला है इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो आने वाला है तो उसके अराउंड ही एग्जाम है आपका, तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये क्वेश्चन पूछ ले। तो बी हो गया इसका आंसर। 28 सितंबर जिस दिन के एग्जाम हुआ था एम्स PhD का, है ना, मतलब पिछले वाला सेशन, तो वहाँ पे ये चांसेस बन जाते हैं। तो उस दिन वर्ल्ड रेबीज़ डे होता है, ठीक है, 28 सितंबर को। तो अगर उनको पुराना क्वेश्चन अगर मान लो रिपीट करना है तो वो 28 सितंबर पूछेंगे, तो वर्ल्ड रेबीज़ डे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 पे आते हैं। रिसेंटली Paris Olympic was conducted between 26th of July to 11th of August 2024. India's rank on 9th of August was 64. How many gold medals was or were won by India till 9th August? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो, है ना। तो ये बता, हिंट दे देता हूँ, अनएक्सपेक्टेड है ना। तो इसका आंसर है A, 0। हमारे कोई भी गोल्ड नहीं थे पेरिस ओलंपिक में, ठीक है, जो 2024 में हुआ था। चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर एक बार इसको आप यहाँ प्रैक्टिस किया है तो अगर आसपास में कोई भी स्पोर्ट्स हुआ है तो उसको आप पेरीफेरी में लेके कवर करके चल सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैक, बहुत ईजी है ना, क्योंकि उसके बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, तो इसका आंसर बताने नहीं है, C इज लाइसोसोम, है ना। वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। पेरोक्सीजोम्स, जहाँ पे क्या है आपको कि H2O2 ज़्यादा होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ATP जनरेटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये तो बेसिक, अगर आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है आपके लिए। pH ऑफ ब्लड इज, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, मुझे भी कन्फ्यूजन होता था जब मैं मास्टर्स में था, ठीक है। तो गाइस इसका जो आंसर होगा ये होगा 7.4। जो pH का एग्जैक्ट वैल्यू है ब्लड का वो है 7.4, आंसर इज C, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज आर सजेस्टेड, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एम्स में जो है ना, जो क्लिनिकल रिसर्च है बेसिकली, यहाँ आपको प्लांट्स वगैरह जो क्वेश्चंस कम मिलते हैं, तो डिजीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं, आपको कितना पता है। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज आर सजेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आई रिलेटेड एबनॉर्मलिटी। मायोपिया है, बताओ इसके रिस्पेक्टिव क्या होगा, कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो हाइपर मायोपिया में हो गया कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स, प्रेसबायोपिया में आप बताओगे। स्टैग्मेटिज्म में जो इसका आंसर है ये स्टैग्मेटिज्म, क्योंकि इसलिए नहीं बताया मैं C, क्योंकि C इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है D, स्टैग्मेटिज्म। C को जाके चेक करना है कौन सा हम करते हैं, बाय जो है इसका बाय कॉन्केव करते हैं कि कौन सा हम लेंस यूज़ करते हैं प्रेसबायोपिया में, ये आपको जाके देखना है, ठीक है। तो मैंने हिंट दे दिया है, अब आप जाके देखोगे। एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डेंगी वायरस, है ना। A, B, C, D, चलो जल्दी टिक करो, ठीक है। तो A है क्यूरेक्स, B एनोफेलिस, C एडिस, D नॉन ऑफ द एबो। तो इसका आंसर है एडिस, ठीक है। एडिस बेसिकली स्प्रेड्स डेंगी एंड एनोफिलिस मलेरिया, ठीक है। डेंगी मलेरिया
बोले डेंगू मलेरिया तो एडिस एनोफेलिस, ऐसे याद रखना है। कैसे, तो ए ई आता है, ए एन आता है, डेंगू मलेरिया, ए ई मतलब ई पहले आ गया, एन बाद में आया, तो डेंगू मलेरिया, ई डेंगू हो गया और एन वाला मलेरिया हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर डीप में जाके क्वेश्चन पूछना चाहे तो फीमेल मेल भी पूछ सकते हैं, हाँ, तो वो भी ध्यान रखना है, एनोफेलिस फीमेल है ना। तो विच ऑफ द, तो इसका आंसर था सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज अबंडेंट इन ब्रेन। ठीक है, अब इसका आंसर है ग्लूट 1 2 3 4। अब ये सारे ग्लूट्स के आपको जाके देखने हैं कौन से कहाँ पे अबंडेंट है। इसका आंसर है ग्लूट 3 सी, है ना। तो ये जाके आपको देखना है 1 2 3, 3 तो बता दिया, 4 कहाँ पे है, लिवर में कौन सा है ना, तो वो जाके आपको चेक करने हैं। व्हाट इज़ 10⁻100 कॉल्ड। ठीक है, गूगल गूगल डुगल डुगल जो भी है, ये आप बताओगे आंसर इसका। तो इसका आंसर है क्या, बी। कुछ लोग सोचेंगे कि स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है गूगल का, है ना, तो गूगल पे टिक करके आ जाएंगे, लेकिन इसका आंसर है बी, जो कि है गूगल, है ना। ये भी मुझे तब पता चला था जब मैं 2010 में साइंस कांग्रेस गया था, नेशनल साइंस कांग्रेस हुआ था हमारा, तो उसमें सेलेक्ट हुआ था जाने के लिए, तो वहाँ मुझे पता चला कि इसका आंसर गूगल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ मैंने डाला हुआ है, चांसेस कम है क्योंकि इनको भी नहीं पता होगा ये क्वेश्चन बनाने भी है, लेकिन ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज है आपका, है ना। इन नेगेटिवली स्क्यूड डाटा कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ मीन मीडियन एंड मोड आर। बताओ, बहुत ईजी है, अगर आपने बायोस्टैट थोड़ा सा ABCD भी बायोस्टैट का पता है तो बहुत ईजी है ना। देखो, पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड दो होते हैं। जहाँ पॉजिटिवली स्क्यूड होगा वहाँ पे मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिवली है तो मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन हो जाएगा, डेट इज आंसर बी। ठीक है, तो 21 का आंसर हो गया आपको बी। 22 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स लेप्टोकुर्टिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, ABCD। चलो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, ये तो आपको देखने से ही लग रहा है क्या कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्क्यूड नहीं है वो डाटा। बी आपको लग रहा है क्या कि वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आपने यूकैलिप्टस का नाम सुना होगा, है ना, एक ट्री होता है, बहुत लंबा ट्री होता है, तो ये वैसा लग रहा है दिखने में, तो इसका हम बोलेंगे लेप्टोकुर्टिक। लेप्टो मतलब यूकैलिप्टस से लेप्टो लगा लो, तो ऐसे थोड़ा रिजेंबल कर रहा है, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हो, याद रहेगा अब आपको, है ना। तो ये हो गया लेप्टोकुर्टिक, जो लंबा है वो लेप्टोकुर्टिक हो गया, जो प्लेट जैसा है, फ्लैट है, उसको हम बोलते हैं प्लेटिकुर्टिक। ठीक है, प्लेटिकुर्टिक एंड लेप्टोकुर्टिक आपको याद रहेगा अभी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। वीवीपैट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन वगैरह हुई है दिल्ली में, है ना, तो माहौल गर्म था, तो इसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि ABCD इसमें से कौन सा इसका फुल फॉर्म है। वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट टेस्ट, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसमें से कौन सा है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप सही बोलोगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी ऐसे बनाए हुए हैं बहुत डिफिकल्ट से, है ना, रिजेंबल करते हुए, तो इसका आंसर है ए, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर्स ऑडिट ट्रायल, पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ये याद रखना, वेरीफिकेशन ऐसा कुछ नहीं होता, लोग वेरीफिकेशन में टिक करके आएंगे, पता है मुझे, है ना, तो ये वेरीफाइबल ट्रायल है। ये मशीन होती है बेसिकली एक वीवीपैट की, जहाँ पे आप जब वोट गिराने जाते हो तो स्लिप निकल के आता है ना, तो उसको हम वीवीपैट बोलते हैं। वो एक वेरिफिकेशन का तरीका है, अगर धांधली होती है किसी में, मान के चलो इलेक्शन में, तो वो पेपर्स को काउंट करके आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे धांधली नहीं हुई है, यहाँ पे धांधली हुई है, या मैच कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से या नहीं कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे लिंक्डइन इज़ ओन्ड बाय, बहुत लिंक्डइन चलाते हैं लोग, है ना, लिंक्डइन में मेरे भी बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। तो ABCD में से कौन सा आंसर है, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। बहुत लोग इसके गलत आंसर देंगे, है ना। चलो ठीक है, इसका आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये 12th में पढ़ते थे, तो इसका आंसर आप फटाक से दे दोगे, है ना। ए इज क्रिश्चियन डी ड्यू, बी इज रॉबर्ट ब्राउन, सी इज जॉर्ज ई पैलेड, डी इज कैथ आर पोर्टर एंड थॉमसन। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा सी, जॉर्ज ई पैलेड। रॉबर्ट ब्राउन क्यों है ये बताना है, डी ड्यूब ने क्या किया था, लाइसोसोम क्या बताया जो किया था बताना है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, ये सब बताना है आपको, है ना, जाके एक बार चेक करना है आपको इनमें से कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया है। ठीक है, तो इसका आंसर था सी, जॉर्ज ई पैलेड। ठीक है, अब आ जाओ, हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
अब ICMR JRF भी AMC करा रही है, तो हो सकता है इंटरचेंज में ये क्वेश्चन पूछ ले उनसे, ठीक है। तो इनमें से जो भी है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो अभी DG हैं या इससे पहले DG थे वो सारे एम्स से एसोसिएटेड ही थे, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर राजीव बैल। इससे पहले वाली पता ही है आपको, उस पर एक मूवी बनी है द वैक्सीन वॉर, तो वो भी आपको जानना है। डॉक्टर बलराम भार्गवा प्रीवियस थे, उन पर मूवी बनी है, ठीक है, द वैक्सीन वॉर। नेक्स्ट इज बार्ड, इज अ चैटबॉट चलाते हैं लोग बेसिकली, तो ChatGPT चलाते हैं, ठीक है। तो विच इज़ ओन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? OpenAI, इसका बताओ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड मेटा। मेटा का बहुत इजी है, मेटा AI। माइक्रोसॉफ्ट का बताओ? OpenAI फॉर ChatGPT। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? गूगल का क्या है? गूगल का है बार्ड, तो बार्ड गूगल का ही है, जेमिनी भी गूगल का ही है, ठीक है। कंबाइंड मीन, ये तो देखो बिना पेपर, इसलिए मैंने क्यों लगाया, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है क्योंकि ये बिना पेपर पेंसिल के आपसे सॉल्व होगा नहीं, है ना। तो कंबाइंड मीन ऑफ 40 जेंट्स हैविंग मीन एज ऑफ 40 एंड 60 लेडीज हैविंग मीन एज ऑफ 50 इज़, ठीक है। एक क्लास है, क्लास में 40 बच्चे हैं जो लड़के हैं, लड़कों का एवरेज जो है एज वो 40 है, नहीं 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो बच्चे तो नहीं होंगे ये, कोई एम्प्लॉई लगा लो, एम्प्लॉई हैं जिनके 40 जेंट्स के एवरेज एज 40 है, 60 लेडीज़ है जिसके एवरेज एज 50 है, तो इनका कंबाइंड मीन क्या होगा? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर आ जाएगा C46। फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला होता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, और उसके डिवाइड कितने नंबर थे, तो इसमें से वही काम करना है आपको। जो टोटल नंबर है 40 मान के चलो, तो 40 गुना क्या करोगे आप, 40 60 गुना करोगे 50, दोनों को ऐड करोगे और 60 और 50, 60 और 40 100 है ना, हाँ, तो 100 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो 40 गुना 40, 60 गुना 50 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 इक्वल टू 100, तो इतना हो जाएगा, 46 आपको आंसर आएगा। ये जब आप क्वेश्चन चेक करोगे वहाँ पे जो मैंने क्लासेस ली है, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है, वहाँ मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप ये कर सकते हो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्पेल ऑफ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें से तो मैं बोल के तो नहीं बता सकता हूँ आपको, ABCD इनमें से कौन सा सही स्पेलिंग है ये आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज A, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस NUOUS होता है, दो बार U है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर काउंटेड इन द गिवन डायग्राम, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलो इसमें से कितने स्क्वायर निकल के आएंगे ये बताना है, ठीक है। काउंट करो, काउंट में टाइम लगेगा इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा C, दैट इज़ 14। आप पॉज कर लेना वीडियो को, इतने में काउंट करके फिर देखना। व्हाट विल बी द 61st डे फ्रॉम फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे से 61st डे क्या होगा? इसका एक सिंपल सा तरीका है, 67 को आप 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट जो उसके लोएस्ट क्या होगा, अगर 7 से डिवाइड करो इसको तो 7 गुना 9 63 हो जाता है ना। तो 7 गुना 7 इंटू 8 इज़ 56। 56 में कितना जोड़ेंगे, 61 होगा 5। जब 5 जोड़ेंगे तो मतलब अगर 7 जोड़ देंगे तो सेम डे आ जाएगा। अगर मान के चलो कि बोल रहे हैं फ्राइडे होना चाहिए, फ्रॉम फ्राइडे, तो फ्राइडे होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, मतलब उसको टोटल 7 से डिवाइड होना 63 होना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन कम है फ्राइडे में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वेंसडे। 2 दिन कम हो जाएगा, थर्सडे और वेंसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा B। समझ गया क्या है फंडा? ये है कि 61 को 7 से डिवाइड करना है, तो लोएस्ट आएगा आपको कितना, 56, हाईएस्ट आएगा 63। तो 63 अगर आ गया तो वो 63 वाला फ्राइडे होगा या फिर 56 वाला फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे में या तो 56 के फ्राइडे में 5 दिन जोड़ दो, या फ्राइडे में से 2 दिन घटा दो। 2 दिन घटाओगे तो वेंसडे हो जाएगा आंसर, तो B हो जाएगा, ठीक है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको चारों तरफ के एंगल्स या पर्सपेक्टिव्स क्लियर करता हुआ चलूँ, है ना। कुछ फ़नी, कुछ आपको बैकग्राउंड भी बताता हुआ चला कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन मोटा मोटी ऐसा ही रहेगा आपके एग्जाम में, है ना। करंट अफेयर्स वगैरह ऐसे ही पूछे जाएंगे, पर्सन न्यूज़ होंगे, डेज़ वगैरह होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, बायोस्टैट के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैथ्स के कैलकुलेशन कम होंगे लेकिन हो सकते हैं। जनरल साइंस, जनरल बायोलॉजी भी
होते हैं, है ना। तो ये एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे। जो प्रैक्टिस करने का मेन तरीका है वो आपको बताया हुआ है। रिसर्च मेथोलॉजी कोई एक बुक तो पढ़नी ही है आपको, सबसे पहला चीज़ ये है। दूसरी चीज़ कि जो मेरे चैनल्स पे वीडियोस पड़े हैं उसको आप पूरा कवर कर लोगे। थर्ड चीज़, बायोस्टैट की कोई एक बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग कि आपको कोई भी, या तो आप मंथली 12 महीने के देख लो, या तो आप एनुअल 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स का मैराथन देख लो, जो 10-12 घंटे में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप कर लोगे तो आपको स्टेज 1 में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेज बी तो आपको क्या है, सब्जेक्ट बेस्ड है, तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इसी पे गाइस अब जो है लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये एड्रेस है, और प्लीज़ गाइस शेयर करो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और अगर फॉर्म्स में कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट। अगर कोई और भी दिक्कत आती है क्वेश्चंस वगैरह रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू गाइस।